हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद देव के इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जनसत्ता का एडिटोरियल को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल है। चाहे हम लोग यूपीएससी या स्टेट बीएससी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ऐसे एडिटोरियल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे कि इसमें इसका टाइटल ही देख के हम लोग समझ सकते हैं कि भूमि संरक्षण का एक और संकट। खासकर ऐसे एग्जाम जिसमें इन्वायरमेंट पूछे जाते हैं, उसके लिए तो ये एडिटोरियल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या जैसे एस्से भी लिखने के लिए आता है किसी भी कंपटीशन में, तो उसमें भी पर्यावरण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें जैसे बताया गया कि भारत जो है रामसर सम्मेलन और जैविक विविधता के सम्मेलन दोनों का जो है हस्ताक्षर करता है। रामसर सम्मेलन जो है ईरान का एक शहर है रामसर। वहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था, वहीं से इसे लागू किया गया है। इसीलिए हम लोग जो है नम भूमि दिवस, विश्व नम भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही ईरान के शहर जो रामसर है वहाँ पे इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था, तथा यह 1975 से ही प्रभावी किया गया है। और जैव विविधता सम्मेलन जो है, जैव विविधता सम्मेलन ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। 1992 में सर्वप्रथम हुआ था। एजेंडा 21 के तहत इसे लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है जैविक विविधता का संरक्षण करना, आनुवांशिक संसाधनों का सतत उपयोग करना और आनुवांशिक संसाधनों के व्यापारिक वाणिज्य लाभों का साझा और समान हिस्सेदारी देना। इसके अंदर भी 2 प्रोटोकॉल हैं, जैसे जैविक सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इसे वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था और 2003 से इसे क्रियान्वित किया गया है। और एक है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया जो है 2010 में जापान का एक नगोया शहर है, वहाँ पे आयोजित किया गया था। कॉप 10, जिसे कॉप 10 के तहत यह प्रस्तावित किया गया था और यह 2014 से क्रियान्वित है। और जैव विविधता जो सम्मेलन है उसके तहत जो है पहला तो सीबीडी हो गया, दूसरा जो है साइट्स हो गया। साइट यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियों के अंगों या सामग्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर का समय, मतलब इस पे ये प्रतिबंध लगाता है। तो ये रहा हम लोगों के रामसर सम्मेलन के बारे में और जैव विविधता सम्मेलन के बारे में। तो भारत इन दोनों सम्मेलनों का हस्ताक्षर करता है, लेकिन इसमें यह बताया गया कि हैरानी की बात यह है कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए कोई स्पष्ट नियामक ढांचा नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों में आर्द्रभूमि का विकास प्राधिकरण बनाए तो गए हैं, लेकिन ये भी अन्य परंपरागत कानूनों के अधीन नहीं है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के सामने इस वक्त एक बड़ी चिंता आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर उभरती है। धरती के पर्यावरण नम धरती के जो पर्यावरण में नम या आर्द्रभूमि, जैसे मतलब आर्द्रभूमि या वेटलैंड भी इसको बोलते हैं, की अहमियत ऐसी है जैसे किसी के शरीर में गुर्दे की अहमियत होती है। यानी कि जैसे किसी के शरीर में गुर्दा की अहमियत होती है, उसी तरह से हमारे पर्यावरण में आर्द्रभूमि की जो है आर्द्रभूमि की भी अहमियत होती है, यानी कि उतना वो भी महत्वपूर्ण है। नम भूमि धरती के भीतर मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो हम लोग पानी पीने के लिए यूज करते हैं, नम भूमि जहाँ रहती है तो वहाँ से ही रिस्क रो पृथ्वी के अंदर जाता है और उसे फिर निकाल के हम लोग यूज करते हैं। आर्द्रभूमि जैव विविधता से लेकर मीठे पानी के जलाशयों, कार्बन अवशोषण और आजीविका का भी बड़ा स्रोत मानी जाती है। ऐसे में यदि आर्द्र भूमि खत्म होती जाएंगी तो धरती पर नए तरह का संकट खड़ा हो जाएगा। भारत में आर्द्र भूमि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.7% है। मतलब आर्द्र भूमि जो है पूरे भौगोलिक क्षेत्र में 4.7% है भारत के भौगोलिक क्षेत्र में। जाहिर है कि यह काफ़ी कम है और इसलिए इसका संरक्षण कहीं ज़्यादा जरूरी हो गया है। वैसे दुनिया भर में आर्द्र भूमि पर संकट गहराता जा रहा है। इसलिए इसे बचाने के लिए पहली बार 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में वैश्विक सम्मेलन बुलाया गया था और यहीं से हम लोग विश्व नम भूमि दिवस भी मनाते हैं 2 फरवरी को ही। और दुनिया भर में फैली आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की लगभग 2400 आर्द्रभूमियों में
47 भारत में हैं और उन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। ये विश्व स्तर पर प्रमुख संरक्षित स्थलों में से हैं। ईस्ट कलकत्ता यानी कि पूर्वी कलकत्ता की आर्द्रभूमि जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के पूर्व में है स्थित है। प्राकृतिक और मानव निर्मित, मतलब इसे मतलब ऑलरेडी ये प्राकृतिक द्वारा निर्मित है और मानव के द्वारा भी निर्मित है। आर्द्रभूमि का एक बड़ा परिसर है, दोनों तरह से है, मतलब यानी कि प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। आर्द्रभूमि का एक बड़ा परिसर है जो 125 वर्ग किलोमीटर फैला है। यह कृषि क्षेत्र, सीवेज फार्म और कई तालाब हैं यहाँ पर। इस आर्द्रभूमि का उपयोग जो है कोलकाता के सीवेज शोधन के लिए भी किया जाता है और अपशिष्ट जल में निहित पोषक तत्व जैसे मछलियों की आबादी और कृषि को बनाए रखता है। इसी तरह 9 रामसर स्थलों के साथ उत्तर प्रदेश देश में ऐसी आर्द्रभूमि वाला दूसरा बड़ा राज्य है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है आर्द्रभूमियों की संख्या में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ऊपरी गंगा को रामसर स्थल घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी क्षेत्र का एक अद्वितीय और विशाल पारिस्थितिक तंत्र है जो पौधों और जानवरों की समृद्ध विविधता को बरकरार रखता है। इसमें तालाबों, झीलों और आर्द्रभूमि का एक बड़ा क्षेत्र है। मछलियों की जैव विविधता में उत्तर प्रदेश का योगदान 14.11% का है और इनमें से बहुत से इन आर्द्रभूमि से आते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान का लगभग 5% हिस्सा जो है आर्द्रभूमि से ढका हुआ है। ब्रिज घाट से नरोरा तक ऊपरी गंगा नदी भी एक रामसर स्थल है। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है भारत का जो है अभी जल्दी में ही शामिल किया गया है, दिसंबर 2021 में इसे जोड़ा गया है। यह भूमि क्षेत्र मध्य गंगा बैराज के साथ गंगा नदी की बाढ़ के मैदानों में बिजनौर जिलों में है और यह 6908 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। इस वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस की विषय वस्तु जो है, मतलब जो थीम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लगभग एग्जामों में थीम पूछी जाती है आर्द्रभूमि के बारे में। तो ये जो थीम है इसकी विषय वस्तु जिसे हिंदी में बोलते हैं लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि। यह वैश्विक आह्वान दुनिया भर में आर्द्रभूमि को बचाने के लिए किया गया है। इसरो ने उपग्रह से प्राप्त चित्रों से इसका एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण भी किया है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 27,181 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं जो लगभग 63,525 हेक्टेयर क्षेत्र बनाते हैं। इनमें से लगभग 40% आर्द्रभूमि क्षेत्र 100 हेक्टेयर से अधिक आकार के हैं। अकेले हरदोई जिले में 2000 से अधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। तटीय इलाकों में नमी क्षेत्र और बैक वाटर मैंग्रोव हैं। यहाँ के जंगल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंग्रोव के जो जंगल हैं वो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ लोग भोजन, ईंधन, चारा और आवास के लिए इन पर निर्भर हैं। पारंपरिक मछुआरे आज भी अस्थायी आजीविका के लिए पूरी तरह से मछली और शंख जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। शहरीकरण, प्रदूषण, अतिक्रमण और गहन कृषि के कारण भू उपयोग में बदलाव के कारण भारत में आर्द्र जमीन का अस्तित्व खतरे में है। ऐसे कई भू क्षेत्र अपनी पुरानी पहचान खो चुके हैं और उन्हें बदलते परिवेश के अनुसार विकास का दंश झेलना पड़ रहा है। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य में उनकी मुख्य भूमिका को बदला नहीं जा सकता। इसलिए मौजूदा जल निकायों की रक्षा करने और आर्द्रभूमि क्षेत्रों को बचाने के लिए उचित संरक्षण रणनीति और सशक्त प्रबंधन योजना बनाने की जरूरत है। तेजी से हो रहे शहरीकरण और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण आर्द्रभूमि को लगातार क्षरण हो रहा है। सिर्फ पिछले एक दशक में हम लगभग 30% भूमि खो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ही रायबरेली, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और बहराइच जिलों में हजारों एकड़ आर्द्रभूमि है। अकेले रायबरेली ने 1972 से लगभग 89% जो है आर्द्रभूमि खो दी है।
लखनऊ ने पिछले 5 दशकों में लगभग 70% आर्द्रभूमि खो दी है। गहन सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन आर्द्रभूमि के खत्म होने का कारण बन रहा है। इसके अलावा गन्ना, धान और गेहूं जैसी जल गहन फसलों के साथ आर्द्रभूमि को कृषि क्षेत्र में परिवर्तित करना भी है। नहरों और सड़कों के अवैज्ञानिक निर्माण के कारण कई आर्द्रभूमि खंड मानचित्र से गायब हो चुके हैं। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए भारत में कोई मजबूत नियामक ढांचा नहीं है। इस समस्या को अभी भी अलग थलग करके देखा जा रहा है। जल संसाधन प्रबंधन और विकास योजनाओं में शायद ही इसका उल्लेख किया जाता है। ऐसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी पर्यावरण और वन मंत्रालय के हाथों में है। हालांकि भारत रामसर सम्मेलन और जैविक विविधता के सम्मेलन दोनों का हस्ताक्षर करता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए कोई स्पष्ट नियामक ढांचा नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों में आर्द्रभूमि विकास प्राधिकरण बनाए तो गए हैं, लेकिन ये भी अन्य परंपरागत कानूनों के अधीन ही है। इस वक्त जो है आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 के तहत संरक्षित किया जाता है। आर्द्रभूमि को बचाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम इसके भूमि दस्तावेज को सुरक्षित करना है। यानी कि सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि जो आर्द्रभूमि का ज़मीन है इसे हमें मतलब दस्तावेज में जितनी है ज़मीनें उसको हमको सुरक्षित करना है। ये नहीं कि कब्जा हो गया है तो उसको हम लोग कब्जे ही रहने दें। उपग्रह चित्रों और ड्रोन कैमरों का उपयोग करके इनका दस्तावेज बनाया जाना चाहिए। आर्द्रभूमि का जल प्रसार क्षेत्र मौसम के अनुसार बदलता रहता है। मानसून के समय जल प्रसार का मापन कर उसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर देना चाहिए। जैसे जब मानसून आता है तो बारिश होती है, बारिश होने के दौरान जो आर्द्रभूमि का क्षेत्र होता है वो अपने पूरे फैलाव में होता है, तो उसी दौरान हमें जो है राजस्व रिकॉर्ड में इसे दर्ज करना चाहिए। अब मानसून के बाद जैसे ग्रीष्मकाल आ जाता है तो आर्द्रभूमि का जो जल प्रसार है वो कम हो जाता है, तो जिसका फ़ायदा उठाकर लोग जो है इसका अतिक्रमण करते हैं, यानी कि कब्जे कर लेते हैं, वहाँ पे कुछ घर बना लेते हैं या खेती करने लगते हैं। मानसून के बाद फैले जल का परिसीमन करके भू राजस्व अभिलेखों को ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए। तालाबों, झीलों और आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना का निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, न कि तदर्थ उपायों पर। सिंचाई की बेहतर तकनीकों को अपनाकर भूजल पर दबाव कम किया जा सकता है। इसके अलावा किसानों को मोटा अनाज यानी कि जिसमें कम पानी का उपयोग होता है उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण का प्रबंधन के लिए एक समग्र वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। इसमें जन भागीदारी और सहयोग जरूरी है। कई मामलों में स्थानीय समुदायों की उपेक्षा भी ऐसे संकट को बढ़ाती है। आर्द्रभूमि के तट पर रहने वाले समुदाय स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए वे पारिस्थितिकी तंत्रों पर ही निर्भर हैं। ऐसे में पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभावी प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है ये रामसर सम्मेलन, जो यहाँ पे रामसर सम्मेलन लिखा गया है, और जैविक विविधता सम्मेलन, दोनों इन दोनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण के महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं। आगे इससे और भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा हमारे द्वारा पढ़ाई की जाएगी। जो भी पेपर में कवर आएगा उसे हमारे द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।